अध्याय 1। धूसर राजघराना और एक अकेला योद्धा मगध की विशाल भूमि पर, जहां सदियों से वीरता की गाथाएं गूंजती थीं, वहां राज कर रहे थे सम्राट बिंदुसार। उनके कई पुत्र थे, पर उनमें से एक राजकुमार अशोक अपने तेज पराक्रम और असाधारण बुद्धि के लिए जाना जाता था। राजमहल की चकाचौंध में भी अशोक अक्सर खुद को अकेला पाता था। उसके भाई, विशेषकर ज्येष्ठ पुत्र सुसीम, उसे पसंद नहीं करते थे और अक्सर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते। अशोक का जीवन बचपन से ही षड्यंत्रों और चुनौतियों से घिरा था। वह जानता था कि मगध का सिंहासन पाना इतना आसान नहीं होगा, खासकर जब उसके अपने ही भाई उसके खिलाफ हों। एक दिन जब अशोक अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, तो एक गुप्त संदेशवाहक आया। सूचना थी कि उज्जैन के प्रांत में विद्रोह भड़क उठा है और सुसीम के नेतृत्व में भेजी गई सेना सफल नहीं हो पा रही है। सम्राट बिंदुसार ने अनमने ढंग से ही सही अशोक को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा। यह अशोक के लिए खुद को साबित करने का पहला बड़ा अवसर था। उज्जैन पहुंचकर अशोक ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और रणनीति से विद्रोहियों को जल्द ही परास्त कर दिया। इस विजय ने उसे आम जनता और सैनिकों के बीच लोकप्रिय बना दिया, पर राजमहल में बैठे उसके दुश्मनों, खासकर सुसीम और उसके चाटुकारों के मन में और भी ईर्ष्या भर दी। अध्याय 2। कलिंग की राजकुमारी और हृदय की पुकार। उज्जैन की शांति बहाल करने के बाद अशोक को एक नए संकट का सामना करना पड़ा। पड़ोसी राज्य कलिंग के गुप्तचरों ने सूचना दी कि वहां के कुछ विद्रोही गुट मगध के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को कलिंग जाने और स्थिति पर नजर रखने का आदेश दिया। कलिंग की धरती पर कदम रखते ही अशोक का सामना वहां की रहस्यमयी और साहसी राजकुमारी पद्मावती से हुआ। पद्मावती सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि तलवारबाजी और युद्ध कला में भी निपुण थी। पहली मुलाकात किसी झड़प जैसी थी, जहां दोनों एक दूसरे की शक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। जैसे जैसे अशोक ने कलिंग के विद्रोहियों का सामना किया, पद्मावती अनजाने में उसकी मदद करती रही। दोनों के बीच अक्सर बहस होती, पर हर बहस के साथ एक अदृश्य बंधन गहराता जा रहा था। अशोक, जिसने हमेशा राजनीति और युद्ध को ही अपना जीवन माना था, पहली बार किसी के लिए अपने हृदय में एक अलग भावना महसूस करने लगा। पद्मावती भी अशोक के पराक्रम और उसके अंदर छिपे न्यायप्रिय स्वभाव को देखकर आकर्षित हुई, लेकिन उनके इस पनपते प्रेम के बीच एक नया खलनायक सामने आया। यह था कलिंग का एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सेनापति विशाल देव, जो गुपचुप तरीके से मगध और कलिंग दोनों पर कब्जा करना चाहता था। विशाल देव ने ही विद्रोहियों को उकसाया था और अब वह अशोक और पद्मावती के बीच की नजदीकियों को अपनी योजना के लिए खतरा मान रहा था। उसने अशोक पर राजकुमारी को अगवा करने का आरोप लगाया और कलिंग के राजा को उसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अशोक को अब एक साथ विद्रोहियों, विशाल देव की साजिशों और अपने प्रेम के लिए संघर्ष करना था। अध्याय 3। प्रेम का युद्ध और विश्वासघात का विष। विशाल देव ने अशोक और पद्मावती के प्रेम को कलिंग और मगध के बीच युद्ध का कारण बनाने की कोशिश की। उसने राजकुमारी को बंदी बना लिया और यह संदेश फैलाया कि अशोक ही इसका दोषी है। अशोक, जो अपनी रणनीति के लिए जाना जाता था, अब अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। उसे पद्मावती को बचाना था और साथ ही कलिंग और मगध के बीच युद्ध को भी रोकना था। अशोक ने अकेले ही विशाल देव के गढ़ में घुसने का फैसला किया। वहां उसका सामना विशाल देव के क्रूर अंगरक्षकों से हुआ और एक एक करके उसने सभी को परास्त किया। अंततः अशोक और विशाल देव आमने सामने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। विशाल देव अपनी क्रूरता और बल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अशोक का पराक्रम और पद्मावती को बचाने का दृढ़ संकल्प उसे अजेय बना रहा था। युद्ध के दौरान विशाल देव ने एक विषैले खंजर से अशोक पर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। ठीक उसी समय पद्मावती खुद को आजाद कर लेती है और घायल अशोक की मदद के लिए आती है। दोनों मिलकर विशाल देव को परास्त करते हैं, लेकिन विजय का स्वाद कड़वा था। घायल अशोक को मगध वापस लौटना पड़ा और पद्मावती को अपने पिता कलिंग के राजा के क्रोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने विशाल देव के झूठे आरोपों पर विश्वास कर लिया था। पद्मावती को महल में कैद कर लिया गया
और कलिंग और मगध के बीच दूरियां बढ़ गईं। अब अशोक को मगध में अपने भाई सुसीम के बढ़ते षड्यंत्रों का सामना करना था और साथ ही उसे अपनी पद्मावती और कलिंग को भी बचाना था, जो उसके प्रेम और ईमानदारी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या आप आगे जानना चाहेंगे कि अशोक कैसे अपने राज्य और प्रेम को बचाने के लिए इन नई चुनौतियों का सामना करता है? अध्याय 4, सुसीम का कपट और मगध का षड्यंत्र। मगध लौटकर घायल अशोक ने पाया कि राजमहल में उसके खिलाफ षड्यंत्र पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। उसके भाई सुसीम ने उसके उज्जैन और कलिंग के अभियान का फायदा उठाया था और अब सम्राट बिंदुसार पर पूरा प्रभाव जमा चुका था। सुसीम ने सम्राट को विश्वास दिलाया कि अशोक कलिंग में असफल रहा है और उसके प्रेम प्रसंग ने मगध को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। सम्राट बिंदुसार, जो पहले से ही उम्र और बीमारी से कमजोर थे, सुसीम की बातों में आ गए और अशोक को राजमहल से दूर एक दुर्ग में नजरबंद कर दिया। नजरबंदी में भी अशोक चैन से नहीं बैठा। उसे पता था कि मगध का भविष्य खतरे में है और पद्मावती भी कलिंग में मुश्किल में है। इस दौरान एक नया खलनायक सामने आया। आचार्य चाणक्य का प्रतिद्वंद्वी गुप्तचर प्रमुख छाया, जो सुसीम के साथ मिला हुआ था, एक कुटिल और धूर्त व्यक्ति था। वह अपने जासूसों के जाल से पूरे मगध को नियंत्रित करता था और अशोक की हर चाल पर नजर रखता था। छाया का लक्ष्य था सुसीम को सिंहासन पर बिठाकर मगध की वास्तविक शक्ति को अपने हाथों में लेना। उसने अशोक के वफादार सैनिकों को बहकाना शुरू किया और उसके शुभ चिंतकों को एक एक करके खत्म करने लगा। अशोक को अब एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना था जो हर जगह मौजूद था। अध्याय 5, गुप्तचरों का जाल और प्रेम की अग्नि परीक्षा। नजरबंद अशोक ने चुपके से अपने कुछ वफादार सैनिकों और एक पुरानी विश्वास पात्र दासी की मदद से एक गुप्त योजना बनाई। उसे पता था कि अगर उसे सुसीम और छाया को हराना है तो उसे उनके जासूसी नेटवर्क को तोड़ना होगा। अशोक ने खुद को और भी बीमार दिखाने का नाटक किया, जिससे छाया और सुसीम लापरवाह हो गए। इसी दौरान उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को कलिंग भेजा ताकि पद्मावती की स्थिति का पता लगाया जा सके और उसे एक गुप्त संदेश भेजा जा सके। कलिंग में पद्मावती को भी राजा के कोप का सामना करना पड़ रहा था। विशाल देव हालांकि पराजित हो चुका था, फिर भी उसके गुर्गों ने पद्मावती के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रखी थी। पद्मावती अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। तभी अशोक का गुप्त संदेश उसे मिला, जिसमें उसने पद्मावती को अपनी स्थिति और मगध के षड्यंत्रों के बारे में बताया। इस संदेश ने पद्मावती को आशा दी और उसे एहसास हुआ कि अशोक अभी भी उससे प्रेम करता है और उसे बचाने आएगा। अशोक ने मगध में छाया के जासूसी नेटवर्क को भेदने के लिए एक खतरनाक चाल चली। उसने जानबूझकर कुछ गलत सूचनाएं फैलाई, जिससे छाया के जासूस भ्रमित हो गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। धीरे धीरे छाया का जाल बिखरने लगा और अशोक को उसके कुछ प्रमुख जासूसों की पहचान करने में सफलता मिली। एक रात अशोक ने दुर्ग से भागने की योजना बनाई। भागते समय उसका सामना छाया के सबसे क्रूर योद्धाओं से हुआ। यह एक भीषण लड़ाई थी, जहां अशोक को अपनी पूरी ताकत और चालाकी का प्रदर्शन करना पड़ा। वह बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन बच निकला। अब अशोक स्वतंत्र था, पर उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं। मगध को सुसीम और छाया के चंगुल से बचाना और कलिंग जाकर अपनी पद्मावती को आजाद कराना। अध्याय 6, सिंहासन का संग्राम और एक अप्रत्याशित गठबंधन। दुर्ग से भागने के बाद घायल अशोक ने अपने वफादार सेनापतियों और सैनिकों को गुप्त रूप से इकट्ठा करना शुरू किया। सुसीम और छाया को अभी भी लग रहा था कि अशोक कमजोर है और नियंत्रण में है। इसी बीच अशोक ने एक साहसिक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे युद्ध में वह सुसीम की पूरी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर जब छाया का जासूसी नेटवर्क अभी भी सक्रिय था। अशोक ने अपने बचे हुए गुप्तचरों को मगध के दूर दराज के प्रांतों में भेजा, जहां जनता सुसीम के कुशासन और अन्याय से परेशान थी। उन्होंने अशोक के न्याय और पराक्रम की पुरानी कहानियां फैलाई, जिससे जनता के बीच उसके प्रति फिर से समर्थन बढ़ने लगा। छाया ने इन गतिविधियों को देर से पकड़ा और जब तक उसे समझ आता तब तक अशोक ने अपनी एक छोटी लेकिन वफादार सेना तैयार कर ली थी। इसी दौरान अशोक को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला।
ये था मगध का एक पुराना, सम्माननीय लेकिन विद्रोही सामंत, सेनापति वीरभद्र। वीरभद्र ने सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में बहुत सेवा की थी, लेकिन सुसीम की क्रूरता और छाया की धूर्तता उसे पसंद नहीं थी। वीरभद्र को अशोक के न्याय और साहस पर विश्वास था और उसने गुप्त रूप से अपनी सेना के साथ अशोक का समर्थन करने का फैसला किया। यह गठबंधन सुसीम और छाया के लिए एक बड़ा झटका था। अध्याय 7, कलिंग में तूफान और प्रेम का पुनर्मिलन। मगध में विद्रोह की आग भड़काने के बाद अशोक ने अपनी कुछ चुनिंदा टुकड़ियों के साथ चुपके से कलिंग की ओर प्रस्थान किया। उसका लक्ष्य था पद्मावती को बचाना और कलिंग के राजा को विशाल देव की सच्ची योजनाओं से अवगत कराना। कलिंग पहुंचकर अशोक ने पाया कि विशाल देव, जो पहले पराजित हो चुका था, अब फिर से सक्रिय हो गया था। उसने कलिंग के राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और पद्मावती को एक और सुरक्षित जगह पर कैद कर रखा था, जहां से भागना असंभव था। विशाल देव का नया षड्यंत्र था कलिंग के राजा को मारकर खुद सिंहासन पर कब्जा करना और फिर मगध पर हमला करना। अशोक और उसकी सेना को विशाल देव के गढ़ में घुसने के लिए एक खतरनाक और जोखिम भरा रास्ता चुनना पड़ा। इस बार उनका सामना विशाल देव के और भी क्रूर और प्रशिक्षित अंगरक्षकों से हुआ, जिनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। महल में घुसते ही भीषण लड़ाई छिड़ गई। अशोक ने अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए पद्मावती की काल कोठरी की ओर बढ़ा। एक दिल दहला देने वाले पल में अशोक ने पद्मावती को देखा। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। पद्मावती ने अशोक को देखकर राहत की सांस ली। तभी विशाल देव अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं के साथ वहां आ पहुंचा। यह आखिरी टकराव था। अशोक और विशाल देव के बीच फिर से भीषण द्वंद्व हुआ। इस बार अशोक पूरी तरह तैयार था। उसने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से विशाल देव को पूरी तरह से परास्त कर दिया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। पद्मावती ने अपने पिता कलिंग के राजा को विशाल देव की सच्चाई बताई, जिसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अशोक और पद्मावती के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और मगध के साथ शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अशोक ने अपनी रणनीति और प्रेम से एक बार फिर जीत हासिल की थी। अध्याय 6, सिंहासन का संग्राम और एक अप्रत्याशित गठबंधन। दुर्ग से भागने के बाद घायल अशोक ने अपने वफादार सेनापतियों और सैनिकों को गुप्त रूप से इकट्ठा करना शुरू किया। सुसीम और छाया को अभी भी लग रहा था कि अशोक कमजोर है और नियंत्रण में है। इसी बीच अशोक ने एक साहसिक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे युद्ध में वह सुसीम की पूरी सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, खासकर जब छाया का जासूसी नेटवर्क अभी भी सक्रिय था। अशोक ने अपने बचे हुए गुप्तचरों को मगध के दूर दराज के प्रांतों में भेजा, जहां जनता सुसीम के कुशासन और अन्याय से परेशान थी। उन्होंने अशोक के न्याय और पराक्रम की पुरानी कहानियां फैलाई, जिससे जनता के बीच उसके प्रति फिर से समर्थन बढ़ने लगा। छाया ने इन गतिविधियों को देर से पकड़ा और जब तक उसे समझ आता तब तक अशोक ने अपनी एक छोटी लेकिन वफादार सेना तैयार कर ली थी। इसी दौरान अशोक को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला। यह था मगध का एक पुराना, सम्माननीय लेकिन विद्रोही सामंत, सेनापति वीरभद्र। वीरभद्र ने सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में बहुत सेवा की थी, लेकिन सुसीम की क्रूरता और छाया की धूर्तता उसे पसंद नहीं थी। वीरभद्र को अशोक के न्याय और साहस पर विश्वास था और उसने गुप्त रूप से अपनी सेना के साथ अशोक का समर्थन करने का फैसला किया। यह गठबंधन सुसीम और छाया के लिए एक बड़ा झटका था। अध्याय 7, कलिंग में तूफान और प्रेम का पुनर्मिलन। मगध में विद्रोह की आग भड़काने के बाद अशोक ने अपनी कुछ चुनिंदा टुकड़ियों के साथ चुपके से कलिंग की ओर प्रस्थान किया। उसका लक्ष्य था पद्मावती को बचाना और कलिंग के राजा को विशाल देव की सच्ची योजनाओं से अवगत कराना। कलिंग पहुंचकर अशोक ने पाया कि विशाल देव, जो पहले पराजित हो चुका था, अब फिर से सक्रिय हो गया था। उसने कलिंग के राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और पद्मावती को एक और सुरक्षित जगह पर कैद कर रखा था, जहां से भागना असंभव था। विशाल देव का नया षड्यंत्र था कलिंग के राजा को मारकर खुद सिंहासन पर कब्जा करना और फिर मगध पर हमला करना। अशोक और उसकी सेना को विशाल देव के गढ़ में घुसने के लिए एक खतरनाक और जोखिम भरा रास्ता चुनना पड़ा। इस बार उनका सामना विशाल देव के और भी क्रूर और प्रशिक्षित अंगरक्षकों से हुआ, जिनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। महल में घुसते ही भीषण लड़ाई छिड़ गई। अशोक ने अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए पद्मावती की काल कोठरी की ओर बढ़ा। एक दिल दहला देने वाले पल में अशोक ने पद्मावती को देखा। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। पद्मावती ने अशोक को देखकर राहत की सांस ली। तभी विशाल देव अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं के साथ वहां आ पहुंचा। यह आखिरी टकराव था। अशोक और विशाल देव के बीच फिर से भीषण द्वंद्व हुआ। इस बार अशोक पूरी तरह तैयार था।
उसने अपनी सूझबूझ और पराक्रम से विशाल देव को पूरी तरह से परास्त कर दिया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। पद्मावती ने अपने पिता कलिंग के राजा को विशाल देव की सच्चाई बताई, जिसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अशोक और पद्मावती के रिश्ते को स्वीकार कर लिया और मगध के साथ शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अशोक ने अपनी रणनीति और प्रेम से एक बार फिर जीत हासिल की थी। अध्याय 8 मगध पर अधिकार और छाया का अंत। कलिंग में विशाल देव को परास्त करने और पद्मावती का प्रेम पाने के बाद सम्राट अशोक का अगला लक्ष्य था मगध के सिंहासन पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना और सुसीम तथा छाया के कपटपूर्ण शासन का अंत करना। वीरभद्र और उसकी सेना ने मगध में पहले ही विद्रोह की आग सुलगा दी थी। जनता सुसीम के अत्याचारों और छाया के गुप्तचरों के डर से त्रस्त थी और वे एक ऐसे नेता का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें इस दलदल से निकाल सके। अशोक ने एक तीव्र गति से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। उसकी रणनीति थी अचानक हमला करके दुश्मनों को चौंका देना। सुसीम और छाया को अशोक के इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी, खासकर कलिंग से। जब अशोक की सेना ने पाटलिपुत्र के द्वारों पर धावा बोला तो सुसीम की सेना में हड़कंप मच गया। वीरभद्र की सेना ने भीतर से समर्थन दिया, जिससे सुसीम के सैनिकों का मनोबल टूट गया। अशोक और सुसीम के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ। ये सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म का संग्राम था। अशोक ने अपनी तलवारबाजी और कुशल रणनीति से सुसीम को परास्त कर दिया। सुसीम अपनी हार से बौखलाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अशोक ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके कुकर्मों का दंड दिया। अब बारी थी सबसे खतरनाक खलनायक छाया की। छाया एक चतुर और चालाक व्यक्ति था, जिसने खुद को राजमहल के सबसे गुप्त कोठरियों में छिपा लिया था। अशोक जानता था कि जब तक छाया जिंदा है, मगध में शांति नहीं आ सकती। उसने अपने सबसे तेज तर्रार सैनिकों के साथ छाया के गुप्त ठिकानों का पता लगाया। छाया ने अशोक पर अपने सारे गुप्तचरों और घातक जाल से हमला किया। यह एक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का युद्ध था, जहां अशोक को अपनी बुद्धिमत्ता और सतर्कता का परिचय देना था। अंततः अशोक ने छाया को एक एक करके उसके सारे जालों से निकालकर परास्त किया। छाया का अंत हुआ और मगध की धरती से आतंक का एक और अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 9 सिंहासन का आरोहण और शांति का संकल्प। सुसीम और छाया के अंत के बाद मगध की जनता ने खुशी से अशोक को अपना नया सम्राट स्वीकार किया। सम्राट बिंदुसार अपने अंतिम समय में अशोक की वापसी और उसकी विजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अशोक को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित किया और शांति से अपनी अंतिम सांस ली। अशोक अब मगध का सर्वशक्तिमान सम्राट था। कलिंग के राजा ने मगध के साथ शांति संधि की और पद्मावती अब उसकी पत्नी मगध की महारानी बनी। लेकिन इस विशाल युद्ध और व्यक्तिगत संघर्षों ने अशोक को बहुत कुछ सिखाया था। उसने देखा था कि कैसे शक्ति का अंधापन और प्रतिशोध विनाश ही लाते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक को कलिंग के युद्ध के भयानक दृश्य याद आए और उसे अपनी पिछली क्रूरता पर पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और न्याय में निहित है। ये वह क्षण था जब सम्राट अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करने का संकल्प लिया। उसने घोषणा की कि अब वह धर्म के मार्ग पर चलेगा, जहां अहिंसा, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखा जाएगा। उसका राज्य अब दिग्विजय का नहीं, बल्कि धम्म विजय का प्रतीक बनेगा। उसने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए काम करना शुरू किया और उसके जीवन का एक नया महान अध्याय शुरू हुआ। अब यह कहानी सम्राट अशोक के उस मोड़ पर आ गई है जहां से वास्तविक इतिहास के धम्म अशोक का उदय होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक ने शांति और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने साम्राज्य को कैसे बदल दिया? अध्याय 10 धम्म का प्रकाश और एक नए युग का सूत्रपात। सिंहासन पर आरूढ़ होने और सभी शत्रुओं को परास्त करने के बाद सम्राट अशोक ने एक नए युग का सूत्रपात किया। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और अपने व्यक्तिगत संघर्षों ने उन्हें भीतर तक बदल दिया था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और न्याय से हासिल होती है। अपनी प्रिया महारानी पद्मावती के साथ उन्होंने शपथ ली कि अब उनका जीवन और उनका शासन धम्म के सिद्धांतों पर आधारित होगा। अशोक ने सबसे पहले मगध में शांति और व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने उन सभी नीतियों को समाप्त किया जो भय और अत्याचार पर आधारित थीं। न्याय प्रणाली को सुधारा गया ताकि हर नागरिक को निष्पक्ष न्याय मिल सके। उन्होंने अपने साम्राज्य के कोने कोने में शांति का संदेश भेजा, यह घोषणा करते हुए कि अब मगध का विस्तार युद्ध से नहीं, बल्कि मानवता की सेवा से होगा। सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य में धम्म के स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए।
जिन पर अहिंसा, सहिष्णुता, दान और परोपकार के संदेश खुदे थे। इन संदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए। उन्होंने पशुओं के प्रति दया का भाव बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए और उनके लिए चिकित्सालय बनवाए। सड़कें बनाई गईं, कुएं खुदवाए गए और यात्रियों के लिए विश्राम गृह स्थापित किए गए ताकि हर व्यक्ति का जीवन सुगम हो सके। अध्याय 11, साम्राज्य का कल्याण और एक शाश्वत विरासत। सम्राट अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में बल्कि विदेशों में भी शांति और धम्म का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुदूर देशों जैसे कि श्रीलंका में भेजा। उनके शासन में मगध एक शक्तिशाली सैन्य साम्राज्य से बदलकर शांति और संस्कृति का केंद्र बन गया। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग उनके साम्राज्य में बिना किसी भय के रहते थे, क्योंकि अशोक सभी के प्रति समान आदर का भाव रखते थे। महारानी पद्मावती ने भी इस कार्य में अशोक का पूरा साथ दिया। उन्होंने शिक्षा और महिला कल्याण के लिए कई कार्य किए, जिससे समाज में एक नया बदलाव आया। सम्राट अशोक का नाम अब चंड अशोक से धर्माशोक बन चुका था, जो अपने न्याय, दया और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनका शासन काल भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में से एक बन गया। अशोक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी धम्म के प्रचार और प्रजा के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 232 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनका अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है और उनका सारनाथ स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। सम्राट अशोक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा पराक्रम दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को जीतने में और मानवता के लिए प्रेम का मार्ग चुनने में है। और इसी के साथ प्रेम, पराक्रम और प्रतिशोध से भरी सम्राट अशोक की यह काल्पनिक गाथा समाप्त होती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक क्रूर योद्धा भी प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर एक महान और न्यायप्रिय सम्राट बन सकता है। क्या आप भारतीय इतिहास के किसी और वीर योद्धा या साम्राज्य की कहानी सुनना चाहेंगे?